नमस्कार। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अब भौगोलिक अजूबा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां भी हैं और साथ ही साथ गहरे शांत समुद्र तट भी। तो आज हम इसी अविश्वसनीय विविधता की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि कैसे पहाड़ों, मैदानों और पठारों ने मिलकर भारत को वो रूप दिया है जो आज हम सब देखते हैं। चलिए इस एक दमदार विचार से शुरू करते हैं कि भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां प्रकृति ने अपने हर रूप को संजोया है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही भारत की पूरी भौगोलिक कहानी बयां कर देती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये भारत की कहानी कहते हैं। मतलब करीब 43% जमीन मैदानी है। यही वो उपजाऊ इलाका है जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। वहीं 28% पठार जो खनिजों से लबालब भरे हैं और 11% ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हमारी नदियों और हमारी जलवायु के एक तरह से प्रहरी हैं। तो ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये भारत की जीवन रेखा का नक्शा है। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उपमहाद्वीप के बिल्कुल सिर से। हम बात कर रहे हैं उत्तर के महान पर्वतों की, यानी भारत का हिमालयी ताज। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भारत की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि भाई ये विशाल पर्वत आखिर बने कैसे? इसका जवाब है टेक्टोनिक उत्थान। लाखों साल पहले की बात है जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक जबरदस्त टक्कर हुई, और इस टक्कर से जो प्राचीन टेथिस सागर था ना, उसमें जमा अवसादी चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ गईं और बस बन गई दुनिया की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हमारा हिमालय। अब देखिए, हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसमें 3 समानांतर श्रेणियां हैं, एक के बाद एक। सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। उसके ठीक दक्षिण में आता है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ सबसे नई और कम ऊंचाई वाली श्रेणी है बाह्य हिमालय, यानी शिवालिक। हिमालय की विशालता को अगर समझना है ना, तो बस इस संख्या को देखिए, 8,586 मीटर। ये कंचनजंगा की ऊंचाई है जो सिक्किम में है और भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इससे हमें इन पर्वतों के असली पैमाने का अंदाजा लगता है। कमाल है ना? चलिए अब पहाड़ों से उतरकर दक्षिण की ओर चलते हैं, भारत के विशाल दूर दूर तक फैले समतल मैदानों की तरफ। ये इलाका देश का उपजाऊ हृदय स्थल है, और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि यहीं भारत की एक बहुत बड़ी आबादी बसती है। तो ये मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि इनका निर्माण हिमालय से निकलने वाली 3 शक्तिशाली नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने किया है। ये नदियां लाखों सालों से पहाड़ों से महीन मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं, लाकर यहां बिछाती रही हैं। ये जो हाथ से बना नक्शा दिख रहा है, ये जलोढ़ मिट्टी के उस विशाल विस्तार को दिखा रहा है। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है जी, ये तो हिमालय का दिया हुआ एक तोहफा है, जिसे नदियां हम तक लाई हैं। और यही वो जमीन है जिसने सदियों से हमारी सभ्यताओं को पोषित किया है। लेकिन सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी नहीं होती। जो पुरानी जलोढ़ है उसे बांगर कहते हैं। ये नदियों से थोड़ा दूर मिलती है और थोड़ी कम उपजाऊ होती है। वहीं जो नई जलोढ़ है उसे खादर कहते हैं। ये बाढ़ के मैदानों में मिलती है और हर साल नदी की लाई नई मिट्टी से और भी ज्यादा उपजाऊ होती जाती है। अच्छा, अब हम भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर हिस्से की ओर चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ये एकदम युवा हिमालय के बिल्कुल उलट है। ये एक बहुत ही प्राचीन भूभाग है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मतलब जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तब ये भूभाग भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला और सबसे पुराना हिस्सा बना। इस पठार की एक खास पहचान है दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी। ये मिट्टी जानते हैं कैसे बनी? लाखों साल पहले हुए जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोटों और लावा के प्रवाह से। इसकी खासियत यह है कि ये नमी को सोख कर रखती है, जिस वजह से इसे रेगुर या कपास की मिट्टी भी कहते हैं, और ये क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। इस विशाल पठार को नर्मदा नदी कुदरती तौर पर 2 हिस्सों में बांट देती है। उत्तर में है मध्य उच्चभूमि, जो अपने खनिज भंडारों के लिए मशहूर है, और दक्षिण में है त्रिभुज के आकार का दक्कन का पठार, जिसे पश्चिमी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं घेरे हुए हैं। और हाँ, यही घाट भारत के मॉनसून को भी प्रभावित करते हैं। तो अब चलिए भारत के किनारों की ओर एक तेज सफर करते हैं, जो इसकी भौगोलिक कहानी को पूरा करते हैं। पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल से लेकर हजारों किलोमीटर लंबे समुद्र तटों और दूर दराज के द्वीपों तक,
ये क्षेत्र भी भारत की विविधता को बखूबी दिखाते हैं। भारत के दोनों तटीय मैदान एक दूसरे से काफी अलग हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक पतली सी पट्टी जैसा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा और समतल है और यहीं पर महानदी, गोदावरी जैसी नदियों के बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। और आखिर में आते हैं भारत के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में हैं अंडमान और निकोबार द्वीप, जो असल में समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों के ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, और इनमें से कुछ तो ज्वालामुखी से भी बने हैं। दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, जिनका निर्माण पूरी तरह से मूंगा यानी कोरल डिपॉजिट से हुआ है। तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर बनता क्या है? ये बनता है भारत का भौगोलिक ताना बाना, जहां हर एक धागा एक अनोखा और खूबसूरत परिदृश्य बुनता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर उष्णकटिबंधीय मूंगे की चट्टानों तक भारत के ये सभी भौतिक विभाजन मिलकर एक अकेला, आपस में जुड़ा हुआ और विविधताओं से भरा ताना बाना बनाते हैं। यही तो भारत की असली भौगोलिक सुंदरता है। और अंत में एक सवाल कि पहाड़ों, मैदानों और पठारों का ये जो भौतिक नक्शा है, ये आज भारत के सांस्कृतिक, जलवायु और आर्थिक नक्शे को किस तरह से आकार देता है? ये सोचने वाली बात है ना?